दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर नॉलेज डायरी पे। दोस्तों, जैसे कि पता है कि 2017 में पिछले राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद जी चुने गए थे। और जो क्योंकि उनका टेन्योर जो है 5 साल का राष्ट्रपति का होता है, तो वो पूरा होने जा रहा है और जुलाई में तक इनके इलेक्शन हो जाने हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। वैसे तो कुछ आम चीज़ें हैं जो सब लोगों को पता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके नॉलेज में वो चीज़ें डालूं जो सभी लोगों को नहीं पता होती दोस्तों, और कई बार आप लोग मिस कर जाते होंगे। तो उसके लिए मुझे लगा कि एक बोर्ड पे वीडियो बनाना बेहतर होगा ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो एक छोटी सी कोशिश मेरे द्वारा। तो आइए चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 52 है 52, उसके तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और 53 के तहत उस जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगी वो राष्ट्रपति पे होंगी। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जितनी भी होती है वो कार्यपालिका के पास होती है, प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के पास होती है। और उसमें आर्टिकल 74 में दिया गया है भारतीय संविधान में कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको सलाह मशवरा के लिए, उनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिनके हेड जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होंगे। तो दोस्तों किस प्रकार मूल रूप से भारतीय संविधान में यही बात दी गई थी दोस्तों कि 52 के तहत राष्ट्रपति होंगे, 53 के तहत एग्जीक्यूटिव पावर होंगे और अनुच्छेद 74 के तहत उनके सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पे एक चीज़ जो हम मिस कर जाते हैं कि 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में 42वां संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 जो है मंत्री परिषद से संबंधित जो उनकी सलाह के लिए होगी, उसमें एक क्लोज जोड़ा गया कि मंत्री परिषद द्वारा जो भी सलाह राष्ट्रपति को दी जाएगी उसमें जो है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति हमारे बाध्य होंगे, उसको इनकार नहीं कर सकते वो। तो ये जो शर्त जोड़ी गई 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा, ये अपने आप में एक बाउंडेशन हो गया कि प्रेजेंट के लिए कि उनके द्वारा जो है मानी जाएगी वो शर्त जो भी मंत्री परिषद देगा, कंडीशन जो भी होगा, सब जो भी विचार जो भी उनके लिए सलाह दी जाएगी वो उनके ऊपर मान्य होंगे दोस्तों। और 1976 के में जो 42वां संशोधन हुआ है उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 1978 में भी उसी के साथ एक और क्लोज जोड़ा गया था। 1978 में 2 साल बाद उसी के 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 74 में क्या जोड़ा गया दोस्तों कि राष्ट्रपति जो मंत्री परिषद द्वारा जो सलाह दी जाएगी दी जाने वाली सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। दोस्तों 1976 में ये जोड़ा गया और 1978 में ये उनके लिए, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति हैं कि उनके लिए सभी चीज एक बाउंडेशन के रूप में, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जोड़ा गया था 42वें संशोधन द्वारा। और जब मिली जुली सरकार आई 1978 में जो 42वें संशोधन अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है कि इतने अनुच्छेद में जो है संविधान में संशोधन किया गया इतने अनुच्छेदों के द्वारा, उसमें ये भी जोड़ा गया था कि बाध्यकारी होगा। लेकिन
क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को भी कुछ पावर होनी चाहिए, तो उनकी पावर को थोड़ा सा बढ़ा के ये कर दिया गया कि 44वें संशोधन द्वारा कि आर्टिकल 74 में एक और क्लॉज जोड़ दिया कि जो मंत्रिपरिषद द्वारा जो दी जाने वाली एडवाइस होगी, सलाह होगी, उसको वो एक बार मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है दोस्तों, नंबर 1 कि केवल एक बार ही लौटा सकते हैं, एक बार ही जो है उस पर पुनर्विचार के लिए दे सकते हैं। केवल एक बार ही दोस्तों। और अगर दूसरी कंडीशन यहां पे ये है दोस्तों, अगर मंत्रिपरिषद द्वारा, अगर दोबारा मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को वही सलाह देती है, तो यह अंतिम और बाध्यकारी होगी दोस्तों। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि केवल 1978 में एक ही चीज का ऑप्शन दिया गया है कि जो भी मंत्रिपरिषद अगर दोबारा उस राष्ट्रपति को वो सलाह देती है तो उसको मानने के लिए वो बाध्य होंगे, मतलब एक बार ही उस पर पुनर्विचार के लिए कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उस डिसीजन में कुछ खामियां है या उनको दोबारा विचार करना चाहिए उस मुद्दे पे, तो वो लौटा सकते हैं। लेकिन दोबारा अगर मंत्रिपरिषद वही सलाह देती तो वो उनको अंतिम रूप से उनके लिए बाध्यकारी होगा दोस्तों, उनको मानना ही होगा। ये चीज ध्यान रखने की है। ये मतलब कि मेरा यहाँ पॉइंट नोट करवाने का ये है कि मूल रूप से संविधान में नहीं था कि बाध्यकारी होगा, ये 42वें और फिर 44वें संशोधन में उसमें क्लोज जोड़ा गया था दोस्तों राष्ट्रपति के लिए, तो उस प्रकार बाध्यकारी बनाया गया, लेकिन उसको पुनर्विचार के लिए दोबारा कर दिया गया। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? इलेक्शन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज अगर मैं बोलूं तो दोस्तों इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज इज कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलकर बनता है? इलेक्टोरल कॉलेज मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों, इलेक्टोरल कॉलेज से मतलब मेरा है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है जो उनके चुनाव में भाग लेगा। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, लोकसभा प्लस, हिंदी में मैं लिख देता हूं, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों के निर्वाचित प्रतिनिधि दोस्तों, निर्वाचित प्रतिनिधि मतलब एमपी जो चुनाव से जीत के आते हैं दोस्तों। देखिए जैसा कि आपको पता है कि दो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो मेंबर होते हैं उनको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, और 12 इसमें राज्यसभा में करते हैं 12 लोगों को। तो ये जो है इसके राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित प्रतिनिधि ही भाग लेंगे, प्लस दोस्तों इसमें राज्य विधानसभा के, राज्यों की जो जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि जिसका जो चुनाव जीत के आए हैं, या मैं बोल दूं कि एमएलए जिनको हम बोलते हैं, ये एमपी होगी दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के प्लस एमएलए, ठीक है, ये भाग लेंगे दोस्तों। प्लस दिल्ली एंड पुदुचेरी, हो सकता है दोस्तों पुदुचेरी की यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो, लेकिन मेरा मतलब यहाँ कंसेप्ट को समझाने से है। तो लोकसभा और राज्यसभा के एमपी निर्वाचित
प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि एमएलए प्लस दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि दोस्तों, ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों क्वेश्चन एक उठता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं आपको बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर J&K के अंदर एक डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है दोस्तों, मतलब परिसीमन आयोग जिसे हम बोलते हैं। दोस्तों परिसीमन आयोग चुनाव होने से पहले सीमाओं, परिसीमन आयोग से मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि परिसीमन आयोग सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने, क्योंकि जनसंख्या जब भी बढ़ती है दोस्तों, जब भी जनगणना होती है तो उसके बाद जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण करने के लिए जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है उसमें परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है दोस्तों। तो जो गवर्नमेंट ने परिसीमन आयोग बनाया था जम्मू कश्मीर की सीटों का पुनर्निर्धारण करने के लिए, जिसको हम डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं, वो उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है दोस्तों। तो इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है, जो अलग अलग, जिसको जम्मू कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन जो एक्ट था 2019 में, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। तो दोस्तों इसमें चुनाव होंगे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के अंदर। तो क्या जैसे जिस प्रकार दिल्ली और पुदुचेरी, क्योंकि दो ही यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो इनके चुने हुए प्रतिनिधि भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं दोस्तों। तो क्या जम्मू कश्मीर और के भी चुने हुए प्रतिनिधि जो है इसके जो इसमें भाग ले, इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे दोस्तों, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि दोस्तों हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में RTI लगाई गई थी, जिसमें ये पूछा गया था। तो जो RTI में जवाब आया इलेक्शन कमीशन का, तो वो कुछ कंफ्यूजिंग सा जवाब आया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो भी उसको जो थ्रू जो प्रोविजन है उसके तहत जो भी होगा, मतलब उसमें कोई क्लियर सा जवाब नहीं दिया। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का इसमें मानना है कि जो कि एक आचार्य जी हैं हमारे, आचार्य जी, उनका नाम मैं पूरा याद नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा या राज्यसभा रह चुके हैं। आचार्य जी सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। PDT आचार्य, PDT आचार्य, PDT आचार्य थे जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा रह चुके हैं। तो उनका मानना है दोस्तों कि जिस प्रकार दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो भाग ले सकते हैं, और उसी प्रकार जो है जम्मू कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधि भी भाग ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें मैं एक और चीज पे आपकी नजर डालना चाहूंगा यहाँ कि संविधान में प्रेसिडेंट इलेक्शन से संबंधित कुछ भी अगर अमेंडमेंट्स करना है, कोई भी संशोधन करना है, तो उसको जो है विशेष, दोनों सदनों के विशेष बहुमत आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट्स होगा दोस्तों। आर्टिकल 368 के तहत, जिसमें दोनों सदनों में विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत वोट देने वाले और उपस्थित का, प्लस आधे राज्यों की विधानसभा, आधे राज्यों की विधानसभा से पास होना चाहिए दोस्तों। अगर प्रेजेंट के इलेक्शन में दोस्तों अगर कोई भी बदलाव करना है किसी मेथड में, किसी मैनर में,
तो उसको दोनों सदनों के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभा से उसको रेटिफिकेशन करना जरूरी है दोस्तों, तभी उस केस में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई चेंजेस हो सकता है। क्योंकि हमारे पीडीटी आचार्य जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा थे, जिन्होंने बोला कि जिस प्रकार पुडुचेरी का और दिल्ली की जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो भाग ले सकते हैं, उसी प्रकार जो है जम्मू कश्मीर के भी ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और जो एक्सपर्ट पैनल है उनका मानना एक दूसरा है दोस्तों, कि जम्मू कश्मीर में जो है इसमें जो ये जो दिल्ली और पुडुचेरी का जो, या मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको ऐड करने के लिए दोस्तों 1992 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बार दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस अमेंडमेंट्स को करके दोस्तों, इसी अमेंडमेंट्स के तहत। तो एक जो एक्सपर्ट पैनल में दूसरा बता रहा हूँ, उनका मानना ये है कि अगर आप दिल्ली और पुडुचेरी की तरह तो जो है जम्मू कश्मीर के कैसे ले पाएंगे, जबकि जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो अपने आप में एक नॉर्मल एक्ट था। वो आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत से पास नहीं किया गया था, और चूंकि वो नॉर्मल एक्ट के तहत पास किया गया था, नॉर्मल उसके तरीके से, तो उसमें दिल्ली की और पुडुचेरी के तरीके से कैसे भाग ले पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं होगा। खैर ये अपने आप में अच्छा तर्क है, तो ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन ये लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर और उसके जम्मू कश्मीर का चुनाव उसमें हो पाएगा इससे पहले। ये भी ध्यान रखने की चीज है कि दोस्तों पहली बार दिल्ली और पुडुचेरी की जो प्रतिनिधि है उन्होंने 1992 में इसमें भाग लिया था दोस्तों। तो अगली बात करते हैं दोस्तों। प्रेसिडेंट जो है हमारे इस प्रकार प्रत्यक्ष लोग प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय पीपल्स ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति लोगों द्वारा चुने जाते हैं। कुछ लोग कुछ कह रहे होंगे कि ऐसा नहीं है दोस्तों, ये भारत के लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से दोस्तों, अप्रत्यक्ष तरीके से। मतलब जैसे कि जो इलेक्टोरल कॉलेज मैंने बताया अभी कि उन भारत के जो लोग हैं वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, एमपी को, एमएलए को चुनते हैं, और उन्हीं के द्वारा इनको जो है प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट के उसमें भाग लिया जाता है दोस्तों। तो पीपल ऑफ इंडिया के इनडायरेक्ट तरीके से वो चुने जाते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है दोस्तों, जो है ट्रांसफरेबल वोट। मतलब इसमें ये है कि अगर कोई भी 3 प्रत्याशी सपोज करिए खड़े हैं दोस्तों, ए, बी और सी, जो भी वोट देने वाले हैं वो अपनी प्रीफरेंस देते हैं दोस्तों, प्रीफरेंस दे सकते हैं। मान लीजिए किसी का फर्स्ट नंबर पे सी है, वो दूसरे नंबर पे अपना बी दे सकता है, पहले नंबर तीसरे नंबर पे अपना ए दे सकता है। इस तरीके से उनको प्रीफरेंस देनी होती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली 2 चीजें हैं दोस्तों, क्योंकि किसी भी बिल को सदन में पास करने के लिए कोई भी पार्टी अगर उसके फेवर या अगेंस्ट में होती है तो वो अपना व्हिप जारी करती है। व्हिप जारी से मतलब है व्हिप उनको आदेश देता है कि वो व्हिप का जो जारी किया गया है उसका जो है वो पार्टी के सभी सदस्यों को मानना पड़ता है, उनका जो आदेश होता है, और तो उनको उपस्थित रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 2 चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं दोस्तों, कि प्रीफरेंस जो है यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रीफरेंस देना कोई मैंडेटरी नहीं है। कोई किसी को अगर ए ही पसंद है तो वो अपना ए भी लिख सकता है खाली। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। मैं उसमें परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। दूसरे जो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों
कि जो पार्टी या व्हिप जारी करती हैं, पार्टी द्वारा जारी व्हिप के आदेश को मानने का के लिए आदेश बाध्य नहीं होता, कोई भी नहीं होता दोस्तों। किसी भी पार्टी के लिए कोई व्हिप जो जारी होता है तो उनका आदेश इसमें प्रेजेंट के इलेक्शन में बाध्यकारी नहीं होता। मतलब वो अपने माइंड से, अपने समझ से जो है, जिसको भी प्रेजेंट इलेक्शन में जो कंटेस्टेंट है, जो भी है चुनाव में भाग ले रहे हैं, उनको अपने अनुसार, अपने विवेक अनुसार उनको वोट कर सकता है। तो ये दो चीजें ध्यान रखने की है दोस्तों, कि प्रीफरेंस मैंडेटरी नहीं है देना, और पार्टी द्वारा जो व्हिप का जारी किया जाता है उसका आदेश इसमें प्रेजेंट इलेक्शन में बाध्यकारी नहीं होता है। दोस्तों इसमें दो चीज ध्यान रखने की होती है कि एक तो अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है, और इसमें रिवील नहीं कर सकते, उसको गोपनीय रखना पड़ता है, नहीं तो उसका वो अमान्य हो जाता है। और दूसरा चीज क्या है कि ईवीएम का यूज इलेक्शन में नहीं होता, प्रेजेंट इलेक्शन में वो बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है दोस्तों। और इसमें एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों कि जो अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होगा, अगर कोई विवाद है, वोटिंग का है, किसी भी चीज का है दोस्तों, तो विवाद का निपटारा जो है, निपटारा कौन करेगा? वो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट करेगा दोस्तों। किसी हाई कोर्ट में नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम और मान्य होगा दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में मान्य होगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम और मान्य होगा दोस्तों। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इसमें कौन इनको जब भी इलेक्ट होता है दोस्तों, जैसे विवाद हुआ था पिछले 2000 उसमें प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने थे, तो पीए संगमा जो है उनके अपोजिशन में थे, पीए संगमा। तो पीए संगमा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी प्रणब मुखर्जी के खिलाफ कि ये जो है प्रॉफिट के पद पर है, लाभ के पद पर है प्रणब मुखर्जी, और ये जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस याचिका को खारिज कर दिया था, और तो लाभ के पद पर उनको नहीं माना गया था। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किसी भी विवाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान्य होता है दोस्तों। और ओथ की जो बात करते हैं दोस्तों, शपथ की जब बात आती है, जब प्रेसिडेंट को इलेक्ट हो जाते हैं जो भी, तो उनको ओथ दिलाते हैं दोस्तों सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। क्या होगा दोस्तों, अगर इस केस में अगर चीफ जस्टिस उपस्थित ना हो, अनअवेलेबल हो, या उस पद पर कोई ना हो, तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो दोस्तों सीनियर मोस्ट जज है, सीनियर मोस्ट जज, वो उनको शपथ दिलाएगा दोस्तों। जो सीजेआई की जगह, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह सीनियर मोस्ट जज जो है उनको शपथ दिलाएगा भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों। और दोस्तों इनके लिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए जो है क्या जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता क्या है, वो जान लीजिए। योग्यता है जो है क्या होता है कि सबसे पहले भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, और 35 वर्ष की आयु जो है पूरी कर ली हो दोस्तों। 35 वर्ष की आयु चुका हो, और लोकसभा में इलेक्ट होने की उसमें योग्यताएं हो दोस्तों, और दिवालिया और पागल इस तरीके का व्यक्ति ना हो। ये सब 3-4 कंडीशंस हैं, ये ध्यान में रखिएगा। एज का खासकर 35 का, और भारत का नागरिक हो, और किसी
जो एक और है, जो किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के लिए ये योग्यता है दोस्तों। और इस चीज में शपथ में दोस्तों एक चीज और ध्यान देने की है कि अन्य जो प्रधानमंत्री वगैरह और मंत्री जो होते हैं उनको भारत के संविधान की जो शपथ दिलाई जाती है, लेकिन राष्ट्रपति को जो है वो शपथ जो दिलाई जाती है दोस्तों, वो टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको शायद दिख नहीं रहा, मार्कर जो है साथ छोड़ गया है। मतलब भारत के संविधान की रक्षा की शपथ जो है राष्ट्रपति को दिलाई जाती है, ना कि संविधान की रक्षा करने की शपथ राष्ट्रपति को दिलाई जाती है। यही राष्ट्रपति की शपथ में और अन्य जो है मंत्री वगैरह की शपथ में अंतर होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दोस्तों कि प्रेसिडेंट का जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी अधिसूचना होती है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, वो चुनाव आयोग द्वारा जो वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से 60 दिन पहले तक किसी भी दिन जो है जारी कर दी जाती है दोस्तों। मैं वर्बली आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्कर काम नहीं कर रहे। तो 60 दिन पूरा होने, जो वर्तमान राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल पूरा होने के 60 दिन पहले तक चुनाव आयोग किसी भी समय राष्ट्रपति के चुनाव की अधिघोषणा जारी कर सकते हैं दोस्तों। और ये एक ध्यान रखने वाली बात है, ये ऑप्शन में भी दे देता है कई बार एग्जाम में पूछने पर। और दोस्तों चुनाव में जो है राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति का जो भी चुनाव होता है, तो उसमें दोस्तों सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा बारी बारी से रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं दोस्तों। कि जिस प्रकार 2017 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव में सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा जो है रिटर्निंग ऑफिसर थे, तो अब की बार 2022 में सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा जो है उनके जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर, ये रोटेशनली आधार पे होता है दोस्तों। ये चीज ध्यान में रखने की, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा आपके बार होंगे। इसी प्रकार वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और राज्यसभा रोटेशनली उनमें रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं दोस्तों। और जो है ये एक चीज और होती है दोस्तों, इसका ध्यान रखने का है कि जो भी अगर कोई भी प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट के तहत कोई भी अगर इलेक्टोरल कॉलेज का सदस्य है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज में मैंने आपको बताया था कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य वो भाग लेते हैं, उनमें से अगर कोई प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट दोस्तों, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के बारे में मैं बता देता हूं कि 1950 में जो है यह एक्ट लाया गया था, कि जिसके तहत किसी सरकार के पास ये पावर होती है कि किसी आशंका के आधार पर कि वो आदमी भविष्य में कोई गड़बड़ी कर सकता है या उसने जिससे सुरक्षा को देखते हुए उसका खतरा है, तो उसको अपने हिरासत में ले सकती है। और ये जो है अनुच्छेद 19 को 20 को और मतलब अपने जो स्वतंत्रता के संबंधित जो भी आर्टिकल हैं उनकी शक्ति को कम कर देता है, जो हमारे राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, उनको कम कर देता है प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट। तो ये तो अगर कोई भी इलेक्टोरल कॉलेज का जो भी मेंबर है वोट देने वाला, अगर वो प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट में है तो भी दोस्तों वो अपना वोट दे सकता है इसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों। और इसमें इस चीज में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते, बीमारी या किसी अवस्था में या कहीं बाहर होते, तो उस कंडीशंस में अगर कोई स्थिति आती है तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत होते हैं दोस्तों। और उपराष्ट्रपति भी दोस्तों अगर एक इन केस अगर एब्सेंट होते हैं या पद पर नहीं होते अपने, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं दोस्तों। ये स्थिति मूल रूप से संविधान में नहीं थी दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, इसमें संविधान मौन था हमारा, लेकिन एक कंडीशन आई 1969 में दोस्तों, जब एक कंडीशन आई कि जो है इसमें जब डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे प्रेसिडेंट थे, उस समय उनकी अचानक से मृत्यु हो गई और हमारे उपराष्ट्रपति जो वीवी गिरी थे उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया, लेकिन वो कंटेस्टेंट मतलब एक चुनाव लड़ना चाहते थे, चुनाव आयोग राष्ट्रपति के रूप में, तो अपने पद से त्याग पत्र देना चाहते थे। तो उस टाइम एक लॉ बनाया गया था दोस्तों, उस लॉ का नाम मैं बता देता हूँ आपको,
कि ये जो लॉ बनाया था प्रेजेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट, प्रेजेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969, इसमें जो है ये सब जोड़ा गया था कि अगर क्या नाम, इसमें अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और अगर दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद भी खाली है, राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का भी, तो सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जब नहीं है, पद खाली है, तो उपराष्ट्रपति जब उनके पद पर कार्य करते हैं तो वो कब तक कार्य करते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इसमें हमारा संविधान जो है अमेरिका के संविधान के काफी करीब है कि अमेरिकी संविधान में जिस प्रकार की अभी जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, इन केस अगर जो बाइडेन की किसी स्वास्थ्य कारण से या उनकी डेथ हो जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उसमें जो बचा हुआ टेन्योर है, जैसे उनका 4 साल का पीरियड होता है, 1 साल उनका कंप्लीट हो गया और मान लीजिए 3 साल के लिए, तो उस बचे हुए पीरियड के लिए उपराष्ट्रपति पूरे 3 साल उनका राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगी कमला हैरिस। लेकिन भारत का जो संविधान है उसमें ऐसा नहीं है। भारतीय इस जो प्रेसिडेंट का जो वाइस प्रेसिडेंट जो अपना काम करेंगे राष्ट्रपति के रूप में, वो दोस्तों केवल अगले राष्ट्रपति के चुनाव होने तक ही कार्य करेंगे राष्ट्रपति के रूप में। और वो चुनाव दोस्तों 6 महीने के अंदर हो जाने अनिवार्य है। ये चीज ध्यान में रखने की बात है, 6 महीने के अंदर करने अनिवार्य है। और एक चीज और इसमें मैं एक माइनर सा पॉइंट बता देता हूँ कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्य नहीं कर सकते, वो केवल भारत के राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करेंगे। लेकिन जब वो आ जाते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होके, तो वापिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने भारत के सीजेआई माने के रूप में कार्य करते हैं दोस्तों। तो ये इसका वो था दोस्तों। अब महाभियोग की बात मैं बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें 2-3 चीजें, वैसे तो सबको पता है कि विशेष बहुमत से जो है महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। इसमें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में एक डिफरेंस मैं बता देता हूँ कि जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है दोस्तों, वो केवल राज्यसभा में जो है विशेष बहुमत से पास होगा, और उसके बाद दोस्तों उसको लोकसभा से अगर नॉर्मल बहुमत से पास कर दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति जैसे कि अपने राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति से मतलब है कि जब तक वो उपराष्ट्रपति के पद पे हैं दोस्तों, और तब तक ही वो पद जो है उसके राज्यसभा के सभापति होते हैं दोस्तों। इसमें एक दो क्वेश्चन और पूछे जा चुके हैं और मैं बता देता हूँ इसमें कि जिस प्रकार क्या जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनको किसी भी अगर जैसे संसद में कोई भी काउंटिंग होती है दोस्तों, किसी बिल के फेवर में वोट पड़ते हैं और अगेंस्ट में भी उसके वोट पड़ते हैं, तो जब भी किसी बिल पे वोट पड़ते हैं और क्लैश की स्थिति आ जाती है, बराबरी के वोट पड़ जाते हैं, तो जो निर्णायक मत देने का अधिकार जो होता है वो लोकसभा स्पीकर को होता है। मतलब उसका निर्णायक मत होगा बराबरी की अवस्था में, वो जिस फेवर में या अगेंस्ट में वोट डालेंगे वो या तो बिल पास हो जाएगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्या उसी तरीके से उपराष्ट्रपति के पास भी वोट देने का अधिकार होता है? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो है सदस्य नहीं माने जाते, फिर भी उनको वोट देने का अधिकार रहता है दोस्तों। और ये जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। जैसे कि मनी बिल से रिलेटेड जो बिल होता है, मनी बिल, वो केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। तो राज्यसभा की भी स्पेशल पावर है कि वो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास करके लोकसभा में नॉर्मल बहुमत से करके उसको हटा सकती है। और दोस्तों इसमें एक और चीज है कि जब राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग चलता है, राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग लगाने का जो है, जैसा कि मैंने बताया कि उनको चुनने की स्थिति में केवल जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो भाग लेंगे, मनोनीत नहीं। लेकिन यहाँ अपोजिट है। महाभियोग में दोस्तों जो उनके दोनों जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं, सदन है राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के चुने प्लस निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य जो है भाग लेंगे। लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते महाभियोग की स्थिति में। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने की है कि महाभियोग की स्थिति में दोनों उसमें भाग नहीं लेते राज्य के विधानसभा के।
जबकि मनोनीत वाले सदस्य भाग लेते हैं हटाने में, लेकिन इलेक्ट करने में वो भाग नहीं लेते, स्टेट वाले लेते हैं दोस्तों। ना ही दिल्ली और पुदुचेरी के लेंगे, ना ही उसके दोस्तों। ये कुछ एक चीज़ें थी दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखूँगा कि जो आज गलती हुई है इस प्रकार की वो ना हो, मार्कर से संबंधित इस तरीके की, जिससे कि आपको मैं बोर्ड पे अच्छे से समझा पाऊँ दोस्तों। तो उम्मीद है आपको दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और आपका सहयोग ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको क्या कुछ सीखने को मिला इससे। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों।